हेलो बच्चा पार्टी, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम क्लास 12th का चैप्टर लॉ स्प्रिंग करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम दो बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो साहिब आलम और दूसरा मुकेश। इन दोनों की लाइफ से ही हम पुअर फैमिली से आए हुए बच्चे भी और उनकी फैमिलीज भी किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, किस तरीके से वो सरवाइव करते हैं। लाइक हम लोग तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम इतनी अच्छी फैमिलीज में जी रहे हैं, बट हर कोई उतना प्रिविलेज्ड, हर कोई उतना ब्लेस्ड नहीं होता है। इस चैप्टर को अनीस जूंग ने लिखा हुआ है। चलो अब जल्दी से हम अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं। सो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें पुअर रैग पिकर्स जो सीमापुरी के इस चैप्टर में दिखाए गए हैं, उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल, कितनी सफरिंग से भरी हुई होती है, हम वो देखेंगे। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि भाई ऐसी फैमिलीज जो कि फैक्ट्रीज में काम करती हैं। इस वाले चैप्टर में स्पेशली मुकेश की फैमिली को देखेंगे, हम मुकेश की लाइफ देखेंगे। वो लोग बैंगल मेकर्स हैं फिरोज़ाबाद से, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चलती है। और उस मुकेश की लाइफ से हम चाइल्ड लेबर को देखेंगे, एक्सप्लॉयटेशन को देखेंगे। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे और फिर हम इसका सेकंड पार्ट पे स्विच करेंगे। ओके, सो साहिब जो है वो क्या है, एक रैग पिकर है। रैग पिकर होते हैं कूड़ा उठाने वाले। The author meets Sahib and his friends when they were looking through the garbage in her neighborhood। तो जो हमारी ऑथर है ना अनीस जूंग, उन्होंने सबसे पहले साहिब और उसके फ्रेंड्स को कहाँ देखा था? जो ऑथर है ना उनके पड़ोस में वो लोग कूड़ा उठाने के लिए आए हुए थे। साहिब एंड हिज फैमिली हैड कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश आफ्टर देयर फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स। तो भाई बहुत पहले ना बहुत बड़ा ऐसे तूफान आया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एक जगह है ढाका, वहाँ का है साहिब आलम और उसकी फैमिली। और वहाँ पे इतना बड़ा तूफान आया था कि सब कुछ, इनके घर वगैरह बर्बाद हो गए थे, जिस वजह से उन्हें बांग्लादेश से दिल्ली में खाने की तलाश में या एक अच्छे मतलब एक लाइफ जीने के लिए उनको भी एक घर चाहिए था ना, एक जगह चाहिए थी जहाँ पर वो अर्न कर सकें अपनी लाइवलीहुड को। तो इस वजह से वो बांग्लादेश से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। When the author asks Sahib why he does not go to school, she learns that his loyalty has no school. So the author promises to build a school for him. तो भाई जो साहिब है ना, एक दिन जो ऑथर है वो उससे पूछ लेते हैं कि भाई हम भी ऐसे पूछ लेते हैं ना, जैसे भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं या फिर कुछ कूड़ा उठाने वाले बच्चे होते हैं, तो हम भी तो ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो, काम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, काम क्यों करते हो, या फिर ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो। तो जो ऑथर है हमारी वो भी साहिब से पूछ लेती हैं कि भाई क्यों तुम यहाँ पे ऐसे कूड़ा उठा रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो साहिब उसे बोलते हैं कि हमारे एरिया में कोई स्कूल है ही नहीं, तो ऐसे हम लोग भी नहीं हवा में ऐसे बस चलते फिरते प्रॉमिस कर देते हैं कि ठीक है अच्छा हम स्कूल बनवा देंगे, तब स्कूल जाओगे क्या। तो वैसे ही जो हमारी ऑथर है ना वो भी ऐसे प्रॉमिस कर देती है कि वो उस साहिब के लिए ना एक स्कूल खुलवा देंगी। आफ्टर सम डेज व्हेन साहिब आस्क हर अबाउट द स्कूल, द ऑथर फील्स एम्बैरेस्ड। अब ऑथर ने तो ऐसे ही बोल दिया था कि मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम स्कूल चले जाओगे। अब क्या है, साहिब तो बच्चा है ना, उसने तो इस चीज को सच ही मान लिया। कुछ दिनों बाद वो ऑथर से पूछ लेता है स्कूल के बारे में कि भाई स्कूल आपने खोला या नहीं खोला। तो वो बड़ा एम्बैरेस्ड, बहुत ही ऐसे शर्मिंदा महसूस करती हैं। साहिब्स रियल नेम इज साहिब आलम विच द ऑथर फाइंड्स आयरॉनिक। सो जो साहिब आलम, साहिब का पूरा नाम क्या है? साहिब आलम है। ऑथर एक दिन उससे पूछते हैं कि तुम्हें नाम, अपने नाम का मतलब पता है? वैसे इसके नाम का मतलब होता साहिब आलम, मतलब इसके नेम का मतलब क्या हुआ? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब इसमें ये कितना आयरॉनिक है, यानी कि इसमें भी आयरनी है। क्यों? क्योंकि इसके नाम का मतलब है क्या? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक तरह से मालिक। लेकिन साहिब आलम की रियल लाइफ क्या है कि वो एक रैग पिकर है। तो अपने नाम के मतलब से उसकी जिंदगी कितनी अलग है ना, इसीलिए इसके नाम में आयरनी है। द नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स विच इज इन कंट्रास्ट टू हिज पुअर एंड हेल्पलेस कंडीशन। तो भाई नाम तो है साहिब आलम यानी कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन कितना अलग है ना उसकी रियल जिंदगी से। उसका नाम, रियल जिंदगी में तो वो पुअर है, हेल्पलेस कंडीशन में जी रहा है। ओके, सो आगे स्टोरी में क्या होता है ना कि नैरेटर नोटिस करती है दैट द रैग पिकर बॉयज इन सीमापुरी ऑल आर ऑलवेज बेयरफुट। तो भाई जो
जो हमारी ऑथर हैं वो क्या नोटिस करती हैं कि जो ये बच्चे हैं ना, साहिब और उसके फ्रेंड्स, वो हमेशा ही बेयरफुट, नंगे पांव होते हैं. व्हेन शी आस्क देम अबाउट इट दे गिव सिंपल एक्सक्यूजेज. जब वो उनसे पूछती हैं कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो हर बच्चा ना बहुत ही ऐसे अलग अलग एक्सक्यूजेस देता है. जैसे कि एक बच्चा तो क्या बोलता है कि मम्मी ना उसे शेल्फ पे ऊपर रखती हैं, फिर वहां से उतारती नहीं है. एक बच्चा बोलता है कि अगर मुझे दे भी देंगे ना चप्पल पहनने के लिए, मैं तो फेंक दूंगा. और जिसमें कि एक बच्चे ने दोनों पैरों में अपने अलग अलग ना मिसमैच शूज पहने हुए थे. अब बच्चों ने इसे बहाने बना दिए ना अपनी एक तरह से गरीबी छुपाने के लिए, बट नैरेटर तो रियलाइज कर लेती है ना देयर लैक ऑफ फुटवेयर रिफ्लेक्ट्स डीप पॉवर्टी नॉट ट्रेडिशन. तो बच्चों ने कुछ ने बोल दिया कि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन ही नहीं है जूते पहनने का. किसी ने बोल दिया कि मम्मी इतना ऊपर शेल्फ पे रख देती हैं कि फिर उतारती नहीं है. कोई कह रहा है मुझे दे भी देंगी जूते तो भी मैं नहीं पहनूंगा, फेंक दूंगा मैं तो उन्हें. तो बच्चे के इतने छोटे होने के बाद भी ना उन्हें समवेयर रियलाइज, तो देखो रियलाइज करते हैं वो ना कि वो कितनी गरीबी में है. और ये कोई ट्रेडिशन नहीं है. ऑथर को ये चीज समझ में आती है कि ये कोई किसी तरह का ट्रेडिशन है. ये क्या ट्रेडिशन हुआ भाई, अगर कोई ऐसे कह भी रहा है कि हमारे यहाँ तो जूते नहीं पहनते. ओके, ये सिंपली क्या दिखा रही है, उनकी डीप पॉवर्टी दिखा रही है ये चीज. शी रिकॉल्स अ स्टोरी फ्रॉम उडुपी अबाउट अ प्रीस्ट सन who prayed for a pair of shoes and eventually got them. फिर वो क्या है, एक उडुपी में ना एक प्रीस्ट यानी कि एक पंडित जी का एक बेटा होता है जो कि हमेशा, वो कभी जूते नहीं पहनता था. तो उसकी प्रेयर हमेशा ये होती है कि वो उसको क्या मिल जाए, जूते मिल जाए. और उसके बाद उसे वो मिल ही जाते हैं. इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टोरी में, शोइंग हाउ ड्रीम्स कैन कम ट्रू फॉर सम चिल्ड्रन. तो कुछ बच्चों के लिए तो उनके सपने पूरे हो जाते हैं, पर हर बच्चा इतना प्रिविलेज्ड नहीं होता ना. हाउएवर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन नाउ वेयर शूज. पुअर रैग पिकर्स लाइक साहिब एंड हिज फ्रेंड्स रिमेन शूलेस, trapped in poverty generation after generation. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत भाई ब्लेस्ड हैं, प्रिविलेज्ड हैं कि उनको जूते पहनने को मिलते हैं. लेकिन साहिब जैसे पुअर रैग पिकर्स जो हैं, ठीक है, या उसके दोस्तों जैसे, वो बेचारे शूलेस, वो बेचारे हैं वो शूलेस हैं कि उनको जूते मिलते ही नहीं है. वो अभी भी जनरेशन टू जनरेशन भाई अपनी पीढ़ियों से ही ना इस गरीबी में जी रहे हैं. ओके, नाउ लाइफ इन सीमापुरी. किस तरह की जिंदगी जीते थे वो लोग सीमापुरी में ना, साहिब और उसके जैसे और भी फैमिलीज. सीमापुरी लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली. आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है दिल्ली के बाहर वाले एरिया में, बिल्कुल बॉर्डर पे जो एरिया होंगे ना. इज होम टू बांग्लादेशी रेफ्यूजीज हु माइग्रेटेड इन 1971. तो भाई साहिब आलम के भी ऐसे फैमिलीज और वहाँ के लोग जो हैं सीमापुरी कब सेटल हुए थे, वो सेटल हुए हैं 1971 में, जब बांग्लादेश में बहुत बड़ा स्टॉर्म आ जाता है जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो अपनी लाइफ जीने के लिए, अब वहाँ पे तो ना खेती हो सकती थी बांग्लादेश में, ना ही वहाँ कोई और फैसिलिटी थी. इस वजह से लोग, इन बांग्लादेशी रेफ्यूजीज को कहाँ आना पड़ता है, सीमापुरी आना पड़ता है. ठीक है. They live in mud huts with tin and tarpaulin roofs without proper sewage drainage or running water. तो अब ये जो है ना, इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन रहती है. एक तो मिट्टी वाले इनके घर हैं और छतों पे इनके टारपोलिन और टिन की इनकी छतें हैं, मतलब कच्चे मकान बने हुए हैं. ना ही इनके पास सीवेज फैसिलिटी है, ना ड्रेनेज, ना वाटर फैसिलिटी, मतलब ना टॉयलेट की फैसिलिटी है और ना ही पानी की फैसिलिटी है इनके यहाँ पर. Though they lack identity documents, their ration card help them survive by providing access to food. अब क्या होता है कि भाई इनके पास ना कोई आइडेंटिटी कार्ड, इन्हें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि इनकी आइडेंटिटी पता चले, लेकिन इनके पास क्या है, राशन कार्ड जरूर है. क्यों? क्योंकि देखो इन लोगों के लिए भाई क्या करेंगे ये लोग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का, इनके लिए तो मेन क्या है, खाना. एवरीडे ये सरवाइव करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है. तो इसमें ये भी दिखाया गया कि इनके पास कोई और डॉक्यूमेंट हो या ना हो, उस चीज से इन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन राशन कार्ड इन सबके पास मिलेगा. क्यों? क्योंकि उससे तो राशन मिलता है ना भाई. जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट से भी ज्यादा जरूरी इनके लिए क्या है, फूड है.
क्योंकि उसी से तो वही तो इनका सर्वाइवल का होप है ना। फॉर द पीपल हेयर फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी एंड दे सेटल वेर एवर दे कैन फाइंड इट। तो भाई रह तो ये कहीं भी, जो लोग, हम लोग जैसे एक प्रॉपर हमारा सेटलमेंट है, प्रॉपर घर है, तो हमारे क्या डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, पर इनके लिए तो कोई प्रॉपर घर भी नहीं है ना। इनके तो घर भी ऐसे मड के बने हुए हैं, ऊपर टिन की ऐसे छत है, और कभी भी सरकार आती है उसको तोड़ देती है। तो इनको जहां जगह मिलती है ये तो वहां जाके रहने लग जाते हैं ना। तो इसीलिए इनके तो कोई आइडेंटिटी, कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। पर राशन कार्ड सबके पास मिलेंगे, क्योंकि भाई जो सबसे ज्यादा जरूरी है इनके लिए वो क्या है, खाना। नेक्स्ट इज in Simapuri, children grow up learning only how to survive and this means rag picking। तो भाई सीमापुरी में जितने बच्चे फैमिलीज रह रहे हैं वो सिर्फ जैसे बड़े होते हैं ना, एक ही चीज सीखते हैं कि सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ना, उनको एक ही मात्र उनका सहारा है, वो है रैग पिकिंग, कूड़ा उठाना, विच हैज बिकम अ रिफाइंड स्किल ओवर द ईयर्स। तो भाई अब यही जनरेशन टू जनरेशन यही काम चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि अब आप खुद सोचो कि ऐसे लोग जिनके पास ना प्रॉपर घर है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना इनके पास इतना पैसा है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेज सकें, क्योंकि अच्छी जॉब भी है ना, जो कूड़ा इकट्ठा करके ये कितना ही कमा लेते होंगे ना, उसमें इनके खाने का हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ना तो अच्छे घर की फैसिलिटी है, ना अच्छे खाने की फैसिलिटी है, ना अच्छे कपड़ों की फैसिलिटी है। यानी कि बेसिक जो ह्यूमन नीड है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वही इनके तो इतनी प्रॉब्लम है। तो आप खुद सोचो कि ये एक सर्वाइवल का एक लौता इनके पास जरिया क्या है, रैग पिकिंग है, और यही इनका स्किल बन चुका है। फॉर नियरली 10,000 रैग पिकर्स गार्बेज इज देयर ब्रेड, शेल्टर एंड सिक्योरिटी। भाई नियरली कहती हैं ऑथर के 10,000 जो कूड़ा उठाने वाले हैं ना, उनके लिए कूड़ा ही उनकी भाई ब्रेड भी है, उनके लिए यही शेल्टर है, यही इनकी सिक्योरिटी, क्योंकि कूड़ा नहीं उठाएंगे तो फिर कमाएंगे क्या ये लोग। अडल्ट सी इट एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब देखो बड़े तो समझदार है ना, उन्हें तो जिंदगी की हार्डशिप पता है, उन्हें पता है कि कैसे उनको जीना है, तो उनके लिए तो ये मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, जीने की वजह है कूड़ा उठाना ना। वहीं पर जो बच्चे हैं ना, वो इसे एक वंडर और होप की तरह देखते हैं, मतलब एक उम्मीद है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कूड़े में कई बार उनको वैल्यूएबल थिंग्स मिल जाती हैं। दिस हार्श साइकिल शेप्स द लाइव्स ऑफ साहिब एंड काउंटलेस अदर्स लाइक हिम। तो भाई ये जो हार्श साइकिल है ना, कि बस ये लोग कूड़ा उठाते हैं, उसको फिर बेचेंगे, फिर उसी से जो भी पैसे आते हैं उससे ये लोग खाना खरीदेंगे, बस यही इनकी जिंदगी है। और साहिब की भी, और इनके जैसे और काउंटलेस जो अलग लोग हैं ना, इनकी लाइफ में बस यही है कि भाई आपको कूड़ा उठाना है, उसको बेचना है। कई बार क्या होता था कि इसी में ही कुछ इनको वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए, जैसे कभी पैसे मिल जाए, या कभी कोई पेयर ऑफ शू मिल जाए, या कोई और वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए ना, तो बच्चे तो उसी में खुश हो जाते थे। वहीं जो बड़े हैं उनके लिए भाई ये लाइवलीहुड है, और यही है बस इनकी लाइफ की साइकिल के, ये लोग कूड़ा उठाते हैं और उसी से इनकी ज़िंदगी चलती है। नेक्स्ट हम स्टोरी में आगे देखेंगे कि कैसे साहिब का जो बचपन है ना वो लॉस्ट हो जाता है। इसमें स्टोरी में ये बताया गया है कि अभी जब साहिब रैग पिकर है, जब वो कूड़ा उठा रहा है तो वो अपनी मर्जी का मालिक है। जब उसका मन करता है वो कूड़ा उठाने चला जाता है, जब मन करता है वो घर चला जाता है, कभी कभी उसका मन करता है तो वो नहीं भी जाता है। लेकिन आगे स्टोरी में आप देखोगे कि उसको एक जॉब मिल जाएगी जहाँ पर उसे क्या है, जिसके यहाँ पर वो काम करता है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें करनी होती थी। तो आपको ये इससे ना लाइफ की ये वाली चीज देखोगे आप कि जो लोग जब किसी और के अंडर में काम करते हैं ना, तो देखो जैसे कि वर्किंग लोग जो होते हैं वो फिक्स वर्किंग आवर्स पे काम करते हैं और उनकी खुद की कोई भी अथॉरिटी नहीं होती उसमें। जिसके अंडर में वो काम करते हैं ना उनके अकॉर्डिंग उन्हें आना जाना पड़ता है। एक फिक्स टाइम होता है जिसमें आप जाते हो जॉब पे, और फिक्स टाइम होता है जब आप वापस आते हो। तो साहिब को भी आगे जाके भले एक जॉब मिल जाएगी, लेकिन जितना खुश वो कूड़ा उठाकर था उतना खुश वो इस जॉब में नहीं नजर आएगा। और एक सीन ये भी है कि जो साहिब आलम है ना, उसको जो हमारी ऑथर है वो उन्हीं के पड़ोस में एक टेनिस का कोर्ट था, वहां पर वो उसे देखती हैं साहिब को। फिर वो साहिब से पूछेंगी कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर, वो उसने बताएगा कि मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगता है। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में।
अ विंटर मॉर्निंग द ऑथर सीज साहेब आउटसाइड द नेबरहुड क्लब। तो ऑथर के ना पड़ोस में ही एक नेबरहुड में ही एक टेनिस का भाई क्लब था। वो क्या देखती हैं कि साहेब जो है ना उसके बाहर खड़ा हुआ है और क्या देख रहा है, वो टेनिस का गेम चल रहा होगा अंदर, उसे देखती हैं। तो जो ऑथर है ना वो पूछती हैं साहिब से कि भाई यहाँ पे तुम क्या करो, तो साहिब उन्हें बताता है कि मुझे ना ये टेनिस वाला गेम बहुत पसंद है और कभी कभी तो यहाँ का जो गार्ड है ना वो मुझे अंदर भी जाने देता है इस टेनिस क्लब के, तो अंदर जो झूले लगे ना वहां जाके वो ये झूला झूलता है। साहिब वॉज वेयरिंग टेनिस शूज दैट वर डिस्कार्डेड बाय सम रिच बॉय। तो साहिब के पैरों में ना उसने जूते पहन रखे होते हैं जो कि किसी रिच बॉय ने डिस्कार्ड कर दिए थे। जब आप स्टोरी में पढ़ोगे तो उसने जो जूते पहने उसमें छेद हो रखा होता है, लेकिन साहिब इतना अच्छा फील करता है उस जूते को पहनकर जिसमें कि उसमें एक होल भी होता है, लेकिन ये डैमेज शूज जो है वो साहिब के लिए क्या है, प्रेशियस है। अब आप देख रहे हो कि दो डिफरेंट लाइफ, आप देख रहे हो कि एक रिच बॉय और एक साहिब की। रिच बॉय के लिए अब इन जूतों की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसमें छेद हो चुका है, लेकिन साहिब के लिए ये शू कैसे हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है ना। तो आप देख रहे हो कि हमारी लाइफ कितनी डिफरेंट होती है। किस एक चीज जो किसी और के लिए अब बिल्कुल बेकार है, वहीं जिसे वो नसीब नहीं हो रही है उसके लिए वो कितनी प्रेशियस चीज है। तो साहिब ना बड़ा खुश नजर आता है वो वाले जूते पहन के। अनदर मॉर्निंग द ऑथर सीज साहेब एट अ मिल्क बूथ। तो अब फिर एक बार काफी टाइम के बाद क्या होता है कि जो हमारी ऑथर है ना वो साहेब को एक मिल्क बूथ के पास देखती हैं। उसको पहले आगे पढ़ लेते हैं। ही वॉज कैरिंग अ स्टील कैनिस्टर। तो जैसे दूध के जिसमें दूध आता है ना, तो हिंदी में तो कनस्तर बोलते हैं, इंग्लिश में कैनिस्टर बोलते हैं। तो स्टील के कैनिस्टर उसके पास होता है, यानी कि अब जो साहिब है ना उसकी जॉब लग गई है मिल्क बूथ में, जहां पर वो दूध ऐसे लेकर जाता होगा। ही टेल्स हर दैट ही नाउ वर्कड एट द टी स्टॉल एंड वॉज पेड ₹800। तो क्या करता है, वो मिल्क बूथ से मिल्क लेकर आता है और वो अब एक टी स्टॉल में काम करता है जहां पर उसको 800 रुपए मिलते हैं। एंड गेट्स ऑल हिज मील्स, और उसको इसके बदले में क्या मिलता है, खाना भी मिलता है फ्री में। द ऑथर रियलाइजेस दैट साहिब नो लॉन्गर लुक्स केयरफ्री। तो ऑथर ने जब उससे पहले जब वो रैग पिकर था जितना खुश वो, तब चेहरे पे ना एक अलग सी खुशी और ना बचपना उसके नजर आता था। अब ऑथर जब उसे मिलती हैं, जब वो मिल्क बूथ से दूध लेकर आ रहा है, क्योंकि अब वो एक टी स्टॉल पर जॉब कर रहा है जहां उसे 800 रुपए भी मिल रहे हैं और उसे खाना भी मिल रहा है उसके साथ साथ ना। लेकिन ऑथर कहती है कि साहिब जो ऐसा पहले केयर फ्री बहुत ही एक हैप्पी सा बच्चा दिखता था वैसा नहीं दिख रहा था। द कैनिस्टर फील्स हेवियर देन हिज रैग पिकिंग बैग because the bag was his own while the canister is not Sahib has lost the freedom he once had। तो भाई जो ऑथर है वो क्या कह रही है कि जो कैनिस्टर है ना, जो उसके पास वो बर्तन है दूध वाला, इसका भार उसके रैग पिकिंग बैग से कहीं ज्यादा लग रहा था आज। क्यों, क्योंकि जो बैग था वो तो उसका अपना होता था ना, जब मन किया चले गए, जब मन किया हुआ वापस आ गए, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो कैनिस्टर है वो साहिब का नहीं था, और अब कैनिस्टर तो किसी और का है जो कि साहिब को ले जाना होता है। तो इसी से क्या है, कभी जो उसकी फ्रीडम हुआ करती थी आज वो फ्रीडम उससे छिन चुकी है। Thus साहिब्स चाइल्डहुड इज टेकन अवे बाय पॉवर्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो साहिब का जो बचपन था ना वो गरीबी ने और जिम्मेदारियों ने उससे छीन लिया है। अब देखो, उसको कूड़ा उठाता था पर पूरी लाइफ कूड़ा थोड़ी ना उठाएगा, कभी तो उसे कुछ और करना ही था ना जिससे कि उसकी लाइफ अच्छी हो सके, जिस वजह से उसको जॉब करनी पड़ गई, राइट। तो अभी भी कोई साहिब बड़ा नहीं हुआ है, अभी भी है वो बच्चा ही, लेकिन अब वो रैग पिकिंग छोड़कर क्या करने लग गया है, किसी टी स्टॉल पर जॉब करने लग गया है। तो इसलिए जो हमारी ऑथर है वो कहती हैं कि लेकिन अब साहिब के चेहरे पे जो बचपना था ना वो बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। उसका बचपना उसकी गरीबी ने और जिम्मेदारी ने उससे छीन लिया है। हिज ड्रीम्स आर रिप्लेस्ड बाय वर्क। तो वो जो सपने देखता था आज वो काम से बदल चुके हैं। द जॉय ऑफ फ्रीडम दैट एवरी चाइल्ड डिजर्व्स इज स्लोली लॉस्ट। हर बच्चा जो डिजर्व करता है
उससे साहिब से वो जो बचपना है, वो जो जॉय है, वो जो आज़ादी है, वो सब उससे छिन चुकी है। आप खुद देखो बचपन में जब बच्चों को सिर्फ आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है, आपके पेरेंट्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, वो आपको एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये लाइफ नहीं मिलती है। हो सकता है कभी आप ये फील करते हो कि भाई हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, पर कभी ना आप ऐसे स्लम एरिया में चले जाना, आपको जेन्युइनली ऐसा फील होगा कि गॉड आपने हमें कितना ज़्यादा ब्लेस किया है कि हमें इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अगर साहिब की बात करें हम, तो वो भी बच्चा है, उसे भी इंजॉय करना है, उसे भी खेलना है, उसे भी एक अच्छा लाइफ जीनी है ना, लेकिन उसकी लाइफ मिजरेबल है, उसकी लाइफ पॉवर्टी से भरी है, उसकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसका सोल्यूशन यही है कि भाई उसको काम करना पड़ेगा। चाइल्ड लेबर हम इसकी लाइफ से देखते हैं ना, क्योंकि अब भले ही इंडिया में बैन हो गया चाइल्ड लेबर, लेकिन आप खुद सोचो कि जिनके फैमिली में या तो काम करने वाले लोग नहीं हैं, या फिर जो उन्हें काम मिलता है उसके बदले उनको उतने पैसे नहीं मिलते, इस वजह से उनके घर में सभी को जॉब करनी पड़ती है, यहाँ तक कि बच्चों तक को ना। तो इस वजह से पॉवर्टी की वजह से साहिब का भी बचपन उससे छिन जाता है, और अब जिस उम्र में उसको एंजॉय करना था, आज़ादी के साथ उसे खुश होना था, खेलना कूदना था, वहां पर क्या है, वो काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है इसमें वो है मुकेश का, जो कि फिरोजाबाद में रहता है। इन फिरोजाबाद द ऑथर मीट्स मुकेश who wishes to be a motor mechanic and learn to drive a कार। तो भाई फिरोजाबाद ऑथर फिरोजाबाद में एक बच्चे से मिलती है जिसका नाम है मुकेश, और उसका बहुत डिजायर है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने और वो कार ड्राइव करना भी सीखना चाहता है। शी फील्स दैट मुकेश ड्रीम डज नॉट मैच हिज रियलिटी। अब मुकेश जो ऑथर है ना, वो सोचती है कि मुकेश का ये जो सपना है ना, वो उसकी रियलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि भाई मुकेश जो है ना, वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। चलो फिलहाल हम आगे पढ़ते हैं। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो भाई ऐसी इंडस्ट्री फिरोजाबाद ना सेंटर है इंडिया का, जहां पर ना ग्लास का काम होता है, कांच को ऐसे ना पिघलाने का और फिर उससे बैंगल्स बनाने का काम होता है। मोस्ट फैमिलीज हेयर आर इन्वॉल्व इन द बैंगल मेकिंग। तो ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ द फैमिलीज है ना फिरोजाबाद में, उनका यही काम है कि वो बैंगल मेकिंग करते हैं, ठीक है, चूड़ियां बनाने वाला काम करते हैं। Even young children work in these hazardous conditions because people are unaware that child labor in glass furnaces is illegal. तो अब भाई बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी इस hazardous इतनी भयानक परिस्थितियों में भी काम करते हैं। ये जो फर्नेस है ना, ग्लास फर्नेस, यानी कि ऐसे आपने कभी देखा होगा बड़ी बड़े ऐसे लंबी लंबी चिमनियां जैसी होती है ना, तो ऐसी भट्टियों में बच्चे भी काम करते हैं, जो कि क्या है, इलीगल है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गरीबी इतनी है कि घर के हर एक बंदे को ना काम करना पड़ता है। They work in dim, airless rooms with extremely high temperature, which often cause them to lose their eyesight at a very young age. तो भाई ये जो फर्नेस होता है ना, इनके अंदर का हमें सिचुएशन बताइए किस तरीके के होते हैं। वहाँ पे बिल्कुल ही डिम लाइट होती है, बिल्कुल हवा पास नहीं होती उन कमरों में, और इतना गर्म टेम्परेचर होता है क्योंकि कांच को पिघलाते हैं फिर उससे चूड़ियां बनाते हैं। ओके, तो इवन इस कंडीशन की वजह से ना कि भाई कोई रोशनी नहीं है, ना हवा है, इतना गर्म टेम्परेचर है, इस वजह से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल अपनी यंग एज में, बहुत छोटी उम्र में ही ना अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। आप सोच के देखो कि कितनी डिफिकल्ट लाइफ है। मुकेश टेक्स द ऑथर टू हिज होम वॉकिंग थ्रू नैरो लेन्स फिल्ड। अब आगे ना स्टोरी में ऐसे दिखाया कि मुकेश से पूछती हैं ऑथर कि भाई तुम कहाँ पर रहते हो, और मुकेश बहुत ज्यादा ऐसे खुश होके ऐसे बोलता है, बड़ा प्राउडली ऑथर को बोलता है कि अच्छा मेरा घर, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, और वो उसे अपने घर पर ले जाता है।
तो उसका अब ऑथर ने ना डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरीके का एरिया था, कहाँ से वो होते हुए मुकेश के वो घर जाती हैं और क्या क्या देखती हैं वो रास्ते में। मुकेश टेक्स द ऑथर टू हिज होम वॉकिंग थ्रू नैरो लेन्स फिल्ड विद गार्बेज। अब जब मुकेश उन्हें अपने घर ले जाता है ना, तो कैसे बहुत ही पतले पतले से रास्ते थे और बहुत ही गंदे रास्ते थे जहां पर बिल्कुल ऐसे कूड़ा पड़ा हुआ था। एंड पासिंग स्मॉल डाइल डिलप ओके, अब कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं दोनों ही बच्चों का। पहले साहिब आलम। साहिब आलम इज वन ऑफ द वेंट्रल एंड central characters in the chapter Lost Spring by Anis Jung. His name Lord of the Universe, but ironically he owns nothing. तो भाई जो मेन कैरेक्टर था पहले वाले पार्ट का वो है साहिब आलम, ठीक है। अब इसका नाम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, के पूरे ब्रह्मांड का एक तरह से मालिक। लेकिन उसके पास है असल में क्या? कुछ भी नहीं। तो आयरनी है इसके नाम में भी ना, कितना आयरॉनिकल नेम है इसका कि भाई नाम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इवन ना स्टोरी में जब पूछती भी ऑथर इससे कि क्या नाम, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो ऐसे सिर्फ साहिब नहीं बोलता है, बिल्कुल स्टाइल से ऐसे बोलता है साहिब आलम। तो जैसे बिल्कुल एक महाराजा बोलते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ये। पर देखा जाए तो इसके पास एक्चुअल में क्या है? कुछ भी नहीं। कौन है ये? एक पुअर रैग पिकर है जो कि सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी कहाँ पर है? आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में, यानी कि दिल्ली के बिल्कुल बाहर एंड वाले एरियाज में है सीमापुरी, जहाँ पर इसकी फैमिली क्या है? माइग्रेट होकर आई है। कहाँ से आए हैं ये लोग? बांग्लादेश से आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही गरीब हो जाते हैं। अब वहां पर ना तो इनके खाने के लिए कोई कुछ फैसिलिटी थी, ना ही रहने के लिए कोई जगह थी। और साहिब जो है बहुत ही इनोसेंट सा बच्चा है, क्यूरियस है, चीयरफुल है। उसकी भली लाइफ मिजरेबल हो लेकिन चेहरे पे फिर भी एक जॉय नजर आता है ना, एक बचपन वाला ना, एक खुशी, एक फ्रीडम सी नजर आती थी ऑथर को इसके चेहरे पे। जब ये ही सर्चेस गार्बेज विद होप बिलीविंग इट में कंटेन समथिंग वैल्यूएबल। और क्या है, वो जब भी ऐसे कूड़ा उठाता था ना तो एक होप के साथ ना, उसको हमेशा ऐसा लगता था कि कोई ना कोई उसे कीमती चीज मिल जाएगी। जैसे कभी सिक्का मिल गया, कभी कोई और खास चीज जैसे मिल गई, कब इस तरीके से मिल जाती थी उन्हें ना, कभी जूते मिल गए। ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड लिविंग अ बेटर लाइफ। अब उसका भी डिजायर तो है कि वो भी क्या करे, एक अच्छे स्कूल में जाए। इसीलिए तो जब ऑथर उससे ऐसे मजाक में बोल देते हैं कि मैं स्कूल खोलूंगी तो जाओगे, तो वो क्या कुछ दिनों बाद ऑथर से पूछ भी लेता है कि आप स्कूल खोलने के लिए बोल रही थी, जिसमें ऑथर को बड़ा एम्बैरस भी फील होता है ना। तो इससे पता चलता है कि उसके डिजायर है कि वो जाए स्कूल। शोइंग दैट ही हैज नॉट completely lost hope. However, poverty forces him to work at tea stall instead of studying. अब क्या है कि भाई चाहता तो वो है ना कि वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करे, स्कूल जाए, बाकी बच्चों की तरह खेले कूदे। लेकिन गरीबी जो है ना, हर इंसान की लाइफ सेम नहीं है। गरीबी की वजह से जो साहिब है उसे एक टी स्टॉल पे काम करना पड़ता है बजाय इसके कि वो पढ़ाई करे। और ऑथर ये नोटिस करती हैं कि साहिब में ना जैसे ही वो टी स्टॉल में काम करना शुरू करता है, उसके ना लाइफ में कुछ चेंज आता है। अब पहले जब वो एंजॉय करता था अपनी फ्रीडम को रैग पिकिंग के टाइम पर, अब क्या है, वो एक हैवी कैनिस्टर लेकर घूम रहा है जिसके अंदर वो दूध लेकर आता है। तो ऐसे जो ऑथर है वो ऐसे कहती भी है ना कि कैनिस्टर का जो भार है ना, इसके जो रैग पिकिंग वाला बैग था उससे बहुत ज्यादा लग रहा था। अब पहले जो साहिब इतना केयर फ्री सा लगता था, उसके चेहरे पर एक जॉय होता था, बहुत ही स्माइल सा करता था। आज जो है वो बहुत ही आज वो केयर फ्री स्माइल जो है वो खो चुकी है इससे ना। द स्टेटमेंट ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। पहले तो जैसे उसका नाम था साहिब आलम, तो अब वो खुद अपनी जिंदगी का मालिक था। जब मन कर रहा है तब वो चला जा रहा है रैक पिकिंग करने, कूड़ा उठाने। जब मन कर रहा है वो वापस आ जाता है, कभी कभी नहीं भी जाता है। लेकिन जब जॉब करते हैं तब ऐसा नहीं हो सकता। तब तो आपको टाइम मिला है, जिस समय आपको जो काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो चाइल्ड लेबर है ना, उसने क्या है, एक तरह से चुरा लिया बच्चों की फ्रीडम को, उनकी खुशियों को।
कितने सारे इंडिया में ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनका बचपन उनसे छिन चुका है गरीबी की वजह से। जब उन्हें एंजॉय करना चाहिए, खुश होना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, खाना खाना चाहिए, कार्टून्स देखना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, उस टाइम पर कुछ बच्चे सिर्फ पॉवर्टी की वजह से चाइल्ड लेबर में ट्रैप हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ, उनकी ज़िंदगी की आज़ादी उनसे छिन जाती है। नेक्स्ट था मुकेश, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये भी। इसकी फैमिली जो है वो बैंगल मेकिंग का काम करती है फिरोज़ाबाद में, जहाँ पर जनरेशन से जो लोग हैं वो इसी काम में फंसे हुए हैं, इस हैजार्डियस ग्लास इंडस्ट्री में बाकी लोगों की तरह। लेकिन जैसे मुकेश है, मुकेश बाकी लोगों से थोड़ा अलग होता है। बाकी लोग क्या है, उनकी उम्मीद जा चुकी है, उन लोगों की ज़िंदगी में कोई होप नहीं है, उन्होंने सपने देखना छोड़ दिया है। लेकिन मुकेश जो है वो अभी भी क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं। चाहे उसकी फैमिली का जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो बैंगल मेकिंग का है, पर मुकेश वो नहीं करना चाहता। मुकेश चाहता है कि वो क्या करे, वो आगे चल के कार चलाए और मोटर मैकेनिक बने। वो डिटरमिन्ड है, वो एम्बिशियस है, सपने देखता है, उसका एक दृढ़ निश्चय है कि वो कुछ करना चाहता है। वो हिम्मत वाला, करेजियस है। ऑल्दो ही लिव्स इन एक्सट्रीम पोवर्टी, भले ही एक्सट्रीम पोवर्टी में वो जी रहा है, लेकिन वो इस फेट को इसे वो अपनी किस्मत नहीं मानता। वो चाहता है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके घर से ना जो मैकेनिक की जो वर्क प्लेस है वो बहुत ज़्यादा दूर है। वो कहता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा, अपनी रियलिटी को जानता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैं वॉक करते हुए चला जाऊंगा इतनी दूर। वो हार्ड वर्क में बिलीव कर रहे हैं ना, ताकि अपने फ्यूचर को चेंज कर सके। देखो ये चीज़ तो हमें पता है, नथिंग कम्स फॉर फ्री, यू हैव टू गिव योर हार्ट एंड सोल टू एनीथिंग यू वांट टू अचीव। सो ये है ही भाई, आप कुछ भी फ्री फंड में नहीं मिलने वाला कुछ भी आपको लाइफ में। हर चीज़ के लिए ना आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। तो ये चीज़ मुकेश भी बहुत अच्छे से ये बच्चा जानता है कि इसको पैदल चल के इतनी दूर जाना पड़ेगा, पर अगर अपना फ्यूचर बदलना है, ठीक है, चेंज करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इसके जो ड्रीम्स हैं वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। जब ऑथर ने पूछा कि भाई जहाज चला ले, अगर गाड़ी चलाना चाहता है, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। तो उसका ड्रीम भले ही छोटा था पर रियल था, है ना। वो ब्रेक करना चाहता है अपने ज़िंदगी की साइकिल ऑफ पॉवर्टी को। मुकेश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस चैप्टर में, होप, उम्मीद को, और रेजिलियंस। रेजिलियंस होती है वो एबिलिटी जब आप मुश्किल परिस्थिति में भी ना एक सोल्यूशन ढूंढ लेते हो। ही इज डिफरेंट फ्रॉम दी ओल्डर जनरेशन, जो उसके जो बड़े हैं परिवार में, उस जनरेशन से तो बिल्कुल अलग सोचता है वो। ये बिलीव, जो बड़े लोग हैं ना, वो who believe that their suffering is their destiny, तो बड़े लोग तो क्या विश्वास करते हैं कि उनकी सफरिंग जो है ना, अब वही उनकी किस्मत है, यही उनकी डेस्टिनी बन चुकी है कि भाई उनको क्या झेलनी है चीज़ें। His confidence and determination inspire readers to believe that courage and hard work can help overcome difficult circumstances even though social barriers remain strong। तो भाई इसी की जिंदगी से क्या सीखे भाई, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, डिटर्मिनेशन है ना। तो जो आप, जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो, मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो हमारे अंदर भी ना, हम भी इंस्पायर हो रहे हैं ना, प्रेरणा हमें भी मिल रही है मुकेश की लाइफ से, कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है ना, तो आप कुछ भी हार्ड वर्क कर सकते हो और आप अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बदल सकते हो। आप अपनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से बाहर आ सकते हो, चाहे कितने भी बैरियर्स हो, सोशल बैरियर्स हो, और वो कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, वो टिकने नहीं वाले आपके सामने ना। आप अगर मेहनती हो ना, अगर आपके अंदर, और सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन है ना कि नहीं, मैं करूँगा ही करूँगा, या मैं करूँगी ही करूँगी, तो चाहे कुछ भी आ जाए आपके सामने ना, कुछ भी आपको क्या है, चेंज नहीं कर सकता। ऑलराइट, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अब आगे स्टोरी में क्या होगा कि जो ऑथर है ना, वो मुकेश को उसे पूछेंगे कि तुम्हारा घर कहाँ पे, और मुकेश ना बड़ा प्राउडली ऐसे बोलेगा कि अच्छा मेरा घर, चलो मैं आपको अपने घर पे लेकर चलता हूँ। अब मुकेश के लिए तो वही घर उसके लिए बहुत स्पेशल चीज़ है, लेकिन ऑथर जो है वो वहाँ की कंडीशन, मुकेश कैसी जगह पर रह रहा है, वो सारी हमको डिस्क्राइब करेंगी कि किस तरीके से ना, देखो
मुकेश के लिए तो वो घर बहुत स्पेशल है, क्योंकि बाकी लोगों के कंपैरिजन में उसकी लोकेलिटी में जो बाकी घर थे ना, उससे वो थोड़ा बहुत ठीक था। चलो देखते हैं हम स्टोरी में। मुकेश टेक्स द ऑथर टू हिज होम वॉकिंग थ्रू द नैरो लेन्स फिल्ड विद गार्बेज एंड पासिंग स्मॉल डायलिपिडेटेड हाउसेस। अब क्या है, मुकेश उनको लेकर जाता है तो बहुत ही पतले पतले से ऐसे रास्ते होते हैं जिसमें कूड़ा पड़ा हुआ होता है, और बहुत ही बिल्कुल पतली पतली सी जगह है जाने के लिए ना, और बिल्कुल टूटे फूटे मकान हैं। दे एंटर अ हाफ बिल्ट शैक वेयर हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ इज प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील। तो अब जिस घर में मुकेश लेकर जाता है, जो बहुत ही प्राउड होता है ना कि मेरा घर तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो मुकेश के लिए तो वही घर बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली में तो वो घर भी नहीं होता, एक हाफ बिल्ट मतलब आधा बना हुआ सा ना ऐसे झोपड़ी टाइप का घर होता है, जहाँ पर उसके बड़े भाई की जो वाइफ है इवनिंग का खाना बना रही थी। फिर क्या आगे क्या होता है, मुकेश फादर एक्सप्लेन्स दैट डिस्पाइट years ऑफ हार्ड वर्क ही कुड नॉट एजुकेट हिज सन्स और फुली रेनोवेट द हाउस। तो फिर घर पे अच्छा ये जो ब्रदर की वाइफ मिलती है ना, आप चैप्टर में पढ़ोगे तो इस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ था कि उसकी जो वाइफ है, मतलब बड़े भाई की जो वाइफ है, उसने एक तो वो बहुत ज्यादा यंग लड़की थी, मतलब वो बहुत ही छोटी, हार्डली 19-20 साल की होगी वो, और उसने ऐसे अपना मुंह ढका हुआ था और खाना बना रही थी वो। और इस बच्ची के ऊपर मतलब देखा जाए तो ये भी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है, पर इसी के ऊपर पूरी फैमिली की ना एक तरह से जिम्मेदारी थी। फिर मुकेश के पापा आ जाते हैं तो वो क्या अपना मुंह ढकी होती है, क्योंकि बहू है ना, वो बहुत सारे इंडियन फैमिलीज में ये कल्चर है कि जो घर की बहू होती है ना, वो ससुर जी से अपना क्या है फेस कवर करके रखती है, क्योंकि इनके यहाँ का ये ओल्ड कस्टम होता है। अब जो मुकेश के पापा हैं वो बैंगल की इसमें फर्नेस में ही फैक्ट्री में काम करते हैं। वो ऑथर को ऐसे बताते हैं कि भाई किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया है, और वो बोलते हैं कि इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ना तो वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाए और ना ही अपने घर को फुल्ली रेनोवेट कर पाए, मतलब ना ही तो अच्छा घर बना पाए हैं और ना ही अपने बच्चों को पढ़ा पाए हैं। ऑल ही कुड डू वॉज टीच देम द स्किल ऑफ बैंगल मेकिंग। तो बोलते हैं कि भाई मैं सिर्फ इतना ही कर सकता था कि मैं अपने बच्चों को जो बैंगल मेकिंग मैं करता हूँ वही मैं अपने बच्चों को भी सिखा दूं। उसके बाद आगे क्या होता है, मुकेश की जो ग्रैंडमदर है एड्स दैट बैंगल मेकिंग इज देयर गॉड गिवन लीनिएज इम्प्लाइंग दैट इट इज देयर डेस्टिन्ड ऑक्यूपेशन। अब आगे क्या है, फिर जो ऑथर है वो मुकेश की दादी से मिलती हैं, और जो दादी है ना वो बोलती हैं कि ये सब क्या है कि जो बैंगल मेकिंग है ना, एक तो ये भाई गॉड गिवन लीनिएज है कि भाई गॉड ने ही हमको एक तरह से दिया है ये वाला काम ना, और हमारी जनरेशन सेम काम कर रही हैं, और कह रही है कि हमारी किस्मत में ही ये जो है ना यही वाला ग्लास मेकिंग का ही काम लिखा हुआ है। वो कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है यानी कि मुकेश के जो दादाजी हैं वो भी अंधे हो गए थे सिर्फ ग्लास डस्ट की वजह से, क्योंकि जैसे हमने डिस्क्राइब आगे ऑथर ने डिस्क्राइब किया था, हमने पढ़ा भी था कि कितना एक हेजार्डियस जगह है वो, कितना ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में लोग वहाँ पे बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। ना तो वहाँ पे एयर है ना वहाँ पे लाइट है, टेम्परेचर इतना गर्म है, और जो ग्लास डस्ट है ना वहाँ उड़ती रहती है, जिसकी वजह से इस सब माहौल की वजह से वहाँ पर लोग अंधे हो जाते हैं। तो मुकेश के दादाजी भी ना अंधे हो गए थे। एंड वो बोलते हैं कि जो दादी है ना वो ऐसे बोलती हैं कि उनकी फैमिली ना ये काम चेंज कर ही नहीं सकती है, ये काम चेंज नहीं हो सकता। ये लोग, इनकी जो जाति है ना उसमें जितने भी लोग हैं जनरेशन टू जनरेशन जो लोग पैदा होते हैं, तो भाई वो यही काम करते हैं। कह रही है कि भगवान ने ना हमारी किस्मत में ही लिखा है कि हमको सिर्फ यही काम ही करना है, और कोई काम नहीं कर सकते, कि ये तो किस्मत में हमारे ऑलरेडी गॉड ने लिख दिया है कि हमारी जनरेशन जो है ना यही बैंगल मेकिंग का ही काम करेंगी। अब फिरोजाबाद की थोड़ी पुअर कंडीशन बताइए हमें ऑथर ने। इन फिरोजाबाद द ऑथर सीज डार्क हाउसेस विद लिट बाय फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। फ्लिकरिंग का मतलब ऐसे चसबुच करते हैं ना, तो इस तरीके से तो बहुत ही ऐसे डार्क एकदम अंधेरा होता है, घर ज्यादा करना अंधेरे में होता है, और बहुत ही ऐसे हल्की सी लाइट जल रही होती है, वो भी ऑयल लैम्प्स ना। अभी तो शायद ही आपने देखा होगा, पर पुराने जमाने में ऑयल डाल के ना ऐसे लैंप जलाते थे और तेल से जलता था वो, और ऐसे बहुत ही धीमी सी ऐसे लाइट होती थी जो कि ना ऐसे चसबुच करती रहती थी।
बॉयज एंड गर्ल्स आर सिटिंग विद देयर पेरेंट्स मेकिंग बैंगल्स, और जो लड़के लड़के हैं वो अपने माँ बाप के साथ बैठे हुए हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, बैंगल्स बना रहे हैं. The author notices a young girl Savita sitting beside an elderly woman. फिर ऑथर एक लड़की को देखती है जो कि बिल्कुल यंग है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी एज की नहीं है वो. उसका नाम है सविता और वो एक एल्डरली, एक बड़ी औरत के साथ बैठी हुई है. Author wonders about the irony of Savita's life. The old lady tells her how she had not eaten properly in her entire life. तो भाई एक तो सविता की लाइफ देख रही है वो, कि सविता जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब करती हूँ. सविता एक तो वो यंग लड़की और उसने ना डल सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो भी क्या कर रही है, ऐसे ग्लास पीसेस ना छाट रही होती है और उसके हाथ एकदम मशीन की तरह चल रहे थे. अभी उसको इन बैंगल्स की इम्पोर्टेंस नहीं पता है. जैसे कि ना हिंदू, अगर मैं कस्टम में हिंदू रिलीजन में मैं देखूं तो उनके यहाँ का कस्टम, चूड़ियां वो जो पहनते हैं ना, तो वो एक तरह से सुहाग की निशानी होती है, जो कि इस बच्ची को तो पता भी नहीं. इसके लिए जो सविता है उसके लिए अभी ये बैंगल सिर्फ क्या है, एक लाइवलीहुड जीने का एक जरिया है ना, सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए. बट जब ये बड़ी होगी तो इसको पता चलेगा कि बैंगल्स एक्चुअली बाकी जो लोग हैं जो कि अच्छे वेल टू डू फैमिलीज हैं, वो उनके लिए बैंगल्स क्या है, सुहाग की निशानी के लिए पहनते हैं ना. लेकिन सविता के लिए ये जो बैंगल्स हैं वो क्या है, उसकी लाइवलीहुड के लिए उसकी जरूरत पूरा करने का एक जरिया है ना. तो ये आयरनी है उसके लाइफ की. उसके बाद सविता जिस ओल्ड लेडी के साथ बैठी हुई है वो अब फिर बताती हैं कि भाई उन्होंने पूरी अपनी एंटायर लाइफ में एक वक्त का खाना भी ना भरपेट नहीं खाया है, ढंग से खाने को नहीं मिला उन्हें इतनी बड़ी उनकी जिंदगी में. हर हस्बैंड टेल्स हर दैट ही हैड ओनली मेड अ हाउस फॉर हिज फैमिली, और उनके हस्बैंड बोलते हैं कि भाई सिर्फ ना पूरी जिंदगी काम करके सिर्फ एक घर ही बना पाए. और जिन घरों को ये लोग घर भी कहते हैं ना बेटा, वो घर ना एक्चुअली घर जैसे है ही नहीं, मतलब ऐसे झोपड़ी टाइप के बनाए हुए हैं मकान जो कि थोड़े टूटे फूटे भी हैं, पर उन लोगों के लिए तो वही घर है. अब हमारे घर के साथ अगर उन्हें कंपेयर किया जाए तो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन होती है उन घरों की, वहाँ के लोगों की. लेकिन तो ये जो ओल्ड जो आंटी है ना यहाँ पर जो बैठी हुई थी, वो ओल्ड लेडी क्या बताती हैं ऑथर को कि भाई पूरी जिंदगी में ना तो उन्होंने ढंग से कभी खाना खाया है और उनके हस्बैंड भी ना बस ये घर ही बना पाए हैं. दिस मेक्स ऑथर थिंक अबाउट इफ he had achieved something that others have not yet achieved. तो भाई ये जो औरत ऐसे बताती है ना कि भाई मेरे हस्बैंड पूरी जिंदगी घर ही बना पाए, तो उनके लिए जो उनका हस्बैंड, उस औरत का जो हस्बैंड है ना, तो ऑथर सोच रही हैं कि भाई उनका हस्बैंड तो ऐसे सोचता है कि ये भी क्या है, अचीवमेंट है, बाकी बाकी लोगों ने तो इतना भी नहीं किया लाइफ में अपने, तो उनके लिए इतना भी टूटा फूटा सा ये घर बनाना भी क्या है, अचीवमेंट है. तो ये लोग जो इतनी पुअर कंडीशन में जी रहे हैं यहाँ पर ना फिरोजाबाद में, इनके लिए तो ये जो टूटे फूटे ये जो छोटे से घर बना रहे, ये भी इनके लाइफ की क्या है, एक बड़ी अचीवमेंट है कि ऐसे इतना कम पैसा कमा के भी ये लोग घर बना पा रहे हैं. अब फिरोजाबाद में जो होपलेसनेस है वो देख लेते हैं हम. लाइफ इन फिरोजाबाद हैज रिमेन अनचेंज्ड एंड द पीपल हैव लॉस्ट एक्सक्यूज मी ऑल होप्स एंड ड्रीम्स. तो भाई फिरोजाबाद में ना अब देखो इतनी पॉवर्टी है कि भाई हमेशा से बैंगल मेकिंग का ही काम कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा इनका फाइनेंसेस भी उतने नहीं हो पाते ना इनकी वजह से. तो यहाँ पे कोई लाइफ चेंज नहीं है. हर कोई जो है यहाँ पे कंप्लेन ही करता रहता है कि भाई उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है. तो यहाँ पर इनकी जिंदगी के अनचेंज है ना, तो इनकी जिंदगी में कोई बदलाव आ रहा है. लोगों ने सारी उम्मीदें खो चुके हैं, लोगों ने सपने देखना छोड़ दिया है. When the author suggests that a group of young men form a cooperative, they reveal that even anyone who tries to change things, they are harassed, beaten or jailed for doing something illegal. तो ना जैसे ऑथर एक दिन ऐसे बोल देते हैं, एक ग्रुप खड़ा होता है यंग लड़कों का ना, तो ऑथर बोलते हैं कि भाई तुम लोग ऐसे मिलके कोई एक ग्रुप क्यों नहीं बनाते हो जिसमें कि क्या है,
कि वो ग्रुप इन चीजों के कुछ खिलाफ ऐसे बोले या आवाज उठाए या कुछ तो करो ना आप लोग। तो जो ये ग्रुप ऑफ मैन है ना, ये लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर हम लोग ऐसा टीम बना भी लेंगे ना, अपना एक ग्रुप बना भी लिया हमें, तो जो लोग अथॉरिटी में वो लोग हमें हरास करेंगे, हमें मारेंगे, हमें जेल में डाल देंगे ना कुछ इलीगल ऐसे झूठा इल्जाम लगाकर, वो तो हमें हरास करेंगे, हमें तो वो प्रताड़ित कर देंगे। एज अ रिजल्ट देयर इज नो लीडर टू गाइड देम। तो इसीलिए भाई वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पास, फिर बोलते हैं कि कोई ऐसा ना तो हमारे पास लीडर है जो हमें गाइड कर सके। तो यहाँ पर क्या है, एक साइकिल चलती हुई आ रही है कि ये लोग गरीबी में है, ठीक है, और गरीबी में ही इनकी जिंदगी चले जा रही है। अगर कोई आवाज भी उठाए ना, या कोई मदद के लिए भी कुछ बोले, या कुछ चेंज भी करना चाहे ना इनकी लाइफ में, तो वो नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि जो लोग इनके ऊपर अथॉरिटी वाले हैं ना, जो इनसे ऊपर होंगे, जैसे कि जो लोग इनको काम दिलवाते होंगे या फिर यहाँ के पुलिस वाले, ये सारे लोग क्या है, वो तो इनको हरास करते हैं, वो इनको मारते हैं, इनको जेल में डाल देंगे। तो बोलते हैं हम तो आवाज उठा ही नहीं सकते, इसलिए चुपचाप हमें क्या है, यही काम करने पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड्स होगा, टू वर्ल्ड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो कैसे यहाँ पर दो एक तरह से ना दुनिया दिखाई गई हैं। द ऑथर ऑब्जर्व्स टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद के ही जगह में ना दो अलग अलग दुनिया को चैप्टर में दिखाया है ऑथर ने। वन वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ द पुअर एक्सप्लॉइटेड फैमिलीज ट्रैप्ड इन जनरेशनल पॉवर्टी। तो पहला वाला जो संसार है ना भाई, जो पहली वाली दुनिया है, वो कैसी है, वो उन लोगों की है जो गरीब हैं, जो कि एक्सप्लॉइटेड हैं, ट्रैप्ड हैं जनरेशनल पॉवर्टी में। ऐसे देख रहे हो पिक्चर से भी, बिल्कुल इनकी जिंदगी कैसी है, कलरलेस। और ये देखो कितनी कलरफुल सी लाइफ है। ये क्या दो दुनिया दिखा रखी है एक तरह से इस शहर में। एक दुनिया वो जो कि गरीबी में है लोग, जिनके फैमिली आज भी जनरेशन से जनरेशन क्या है, गरीब ही है, कि भाई दादा लोग भी गरीब थे, फिर उनके बच्चे भी गरीब, उसके बाद अगली जनरेशन भी गरीब। तो क्या ये विशियस, ये एक भयानक, ये एक बुरी जो साइकिल है ना, ये चले ही जा रही है। मतलब इनकी गरीबी खत्म ही नहीं हो रही है। ये दुनिया उतनी ही गरीब है, उतने ही दुखी हैं, उतना ही इनकी लाइफ में कोई भी सुधार नहीं आ पा रहा। और जो दूसरी दुनिया में, वहां पे क्या है, साहूकार हैं, फिर मिडलमैन जो इनकी ऐसे नौकरी दिलवाते होंगे इनको, फिर पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी कि और हायर ऊपर गवर्नमेंट वाले जो लोग हो गए ना, जो लोग बड़े बड़े ऑफिसेस में जो लोग हैं, या जो गवर्नमेंट में अथॉरिटी है वो लोग, फिर पुलिस वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, ये दूसरे वर्ल्ड के, यानी कि ये वो वाले लोग हैं जिनके पास कुछ अथॉरिटी है। तो ये सारे के सारे लोग क्या हैं, इन गरीब लोगों को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। इसीलिए तो वो लड़के बोलते हैं कि हम तो आवाज उठा ही नहीं सकते ना, वरना हमसे ऊपर वाले जो लोग हैं वो हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के हमको तो जेल में डाल देंगे, हमको मारेंगे पीटेंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। द साइकिल ऑफ ऑपरेशन फोर्सेस चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग एज देयर फेट विदाउट क्वेश्चन। तो भाई ये जो सताव की साइकिल है ना, चले आ रही है, गरीब जो है वो गरीब ही है, कुछ और कर भी नहीं सकता, आवाज भी उठाएंगे। तो ये जो लोग उनसे ऊपर हैं, साहूकार, मिडलमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना आपको इनके नाम याद रखने हैं, ताकि आपसे कई बार पूछ भी ले जाता है कि फिरोजाबाद में ही एक ही शहर में दो अलग वर्ल्ड कैसे थे, किसके थे। तो आपको ऐसे बताना है कि एक वर्ल्ड वो जो कि गरीब लोगों का था, जो बैंगल मेकर्स का था, जिनकी फैमिलीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो जनरेशनल पॉवर्टी में अपनी लाइफ जी रहे हैं, इस विशियस सिस्टम में ट्रैप्ड हो रखे हैं। और दूसरा वो वाला वर्ल्ड जहां पर साहूकार है, मिडलमैन है, पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिसमैन है, जो कि इन गरीब लोगों को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये जो सताव वाली ये जो साइकिल है ना, ये चलती ही जाती है। इस वजह से ना चाहते हुए भी बच्चों को फोर्सफुली क्या है, बैंगल मेकिंग के काम में ही डाल दिया जाता है, ये कह के कि भाई यही तुम्हारी किस्मत है, तो तुम कोई सवाल नहीं कर सकते हो इस चीज पर, तुम्हें बिना कुछ बोले बैंगल मेकिंग का काम ही करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से देखो मुकेश की बात करते हैं। The author is filled with joy when she finds that मुकेश thinks differently।
अब इस विशियस साइकिल में भी एक ऐसा बच्चा है जो कि थोड़ा अलग सोचता है। बाकी लोगों के जीवन से उम्मीद खत्म हो चुकी है, उन्होंने सपने देखने छोड़ दिए हैं, उन्होंने बैंगल मेकिंग को ही अपनी किस्मत मान लिया है। लेकिन इन सब में मुकेश वो बच्चा है जो बिल्कुल अलग सोचता है। इसके पास अभी भी इसके अंदर की उम्मीद, इसके अंदर के सपने ना अभी भी नहीं खत्म हुए हैं। आज भी वो ये उम्मीद करता है कि भाई वो बड़े होके क्या बनेगा, मोटर मैकेनिक बनेगा। और वो कहता है कि भाई एंड ही इज विलिंग टू डेयर, कि वो मतलब ऐसे नहीं कि हवाओं में बातें कर रहा है, सपने देख रहा है, ऐसा नहीं है। उसके सपने बहुत ज्यादा रियल हैं। जैसे क्यों, कैसे पता चला कि रियल है? अनीस जूंग ना उससे ऐसे बोलते हैं कि भाई अच्छा तुम मोटर मैकेनिक क्यों बनना चाहते हो, आज तुम ऐसे प्लेन उड़ा लो, जहाज उड़ाने का सपना क्यों नहीं देखते? तो मुकेश ऐसे बोलता है कि मुकेश रिप्लाइज इन द नेगेटिव, ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स एज फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। तो अब देखो वो क्या बोल रहा है कि भाई प्लेन्स तो बहुत थोड़े हैं जो कि उड़ते हैं, लेकिन कार तो उसने बहुत देखी होंगी। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो कार मैकेनिक ही बनूंगा। सो उसका सपना ना ऐसा नहीं है कि बस हवा में बातें कर रहा है, उसका सपना बहुत ज्यादा रियल है। वो क्या कह रहा है कि वो तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और वो ऐसे कहता है कि मैं गराज जाके सीखूंगा। अब जो उसे ये भी पता है कि जो गराज है ना उसके घर से तो बहुत दूर है, पर वो बोलता है कि मैं चल के चला जाऊंगा। इवन जैसे ऑथर ने उससे पूछा कि भाई प्लेन चला ले, तो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। इसी से पता चलता है कि देखो उसका ड्रीम जो है एक तरह से बहुत छोटा है लेकिन रियलिस्टिक है ना। जैसे आपसे अगर आपकी टीचर पूछे आप क्या बनना चाहोगे, तो आप कहोगे टीचर या डॉक्टर या फिर आईएएस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर्स या फिर आर्मी ऑफिसर, आपके वैसे ड्रीम है। एक बच्चा जो कि इतनी पॉवर्टी में जी रहा है, अपने फैमिली को, अपने आस पड़ोसियों को, अपने जैसे सभी लोगों को सेम उस बैंगल मेकिंग के काम में ऐसे देख रहा है बंधा हुआ, उसका तो यही बहुत बड़ा सपना होगा ना कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है। तो उसके लिए यही चीज इतनी बड़ी है। वो रियलिस्टिक सपना देख रहा है, भले ही उसका सपना छोटा है पर सच्चा है। कोई ऐसे नहीं कि फालतू ऐसे हवा में ही बातें कर रहा है। तो उसका सिर्फ इकलौता एक ही सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बने और कार चलाए। ओके चलो, आई होप आपको यहाँ तक दोनों ही बच्चों की स्टोरी समझ आ गई। दोनों की ही स्टोरी से हमने चाइल्ड लेबर देखा है, हमने पॉवर्टी देखी है, गरीबी, हमने कास्ट सिस्टम भी देखा है। जैसे मुकेश की लाइफ से कि उसकी दादी कहती है ना कि हमारी कास्ट के जो लोग हैं वो बैंगल मेकिंग का ही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशंस और उसमें चेंजेस भी हम मुकेश की लाइफ से हम देखते हैं कि उनके यहाँ का ट्रेडिशन क्या है कि भाई वो बैंगल मेकिंग का ही काम करेंगे। लेकिन मुकेश क्या है, उसके अंदर एक रे ऑफ होप है, वो ड्रीम्स देख रहा है, वो एक चेंज लाना चाहता है। ओके, तो वो तो रियलिटी उसकी है कि अभी वो गरीब है, लेकिन वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक का काम करूंगा, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तो वो सपने देख रहा है वो, और चेंज करना चाहता है अपने जो लाइफ की रियलिटी है ना, ये सारी चीजें।